तो बताइए सब बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सही तरीके से पढ़ाई चल रही है? एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। आज हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मेरे साथ आप बैठिए तो अपन क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करते चलते हैं। एक जरा सा मैं हिंट करते चलूंगा आपको, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, द स्पेक्ट्रम ऑफ। अच्छा, ध्यान से सुनना बच्चों, मैंने आपको जितना पढ़ाया है वो कॉपी पूरा तरीके से, एक एक वर्ड तरीके से आप उसे पढ़ लीजिए। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा, क्योंकि हमको बहुत सारे क्वेश्चन इंफॉर्मेटिव आते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल रहते हैं। यदि हमसे गलत हो गए तो हमारा पूरा मतलब टाइम ही खराब हो गया। तो बहुत केयरफुल होके स्टडी करें बेटा। चलिए, द स्पेक्ट्रम ऑफ हीलियम एक्सपेक्टेड टू बी। तो हीलियम बेटा, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 प्रोटॉन है, और 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब हमें तो इलेक्ट्रॉन से मतलब है। 2 इलेक्ट्रॉन वाला स्पीशीज यहाँ पे कौन दिख रहे हैं? ये नहीं है, ये नहीं है 2 इलेक्ट्रॉन वाला। हीलियम आयन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ये भी नहीं है। लिथियम आयन, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, -1 कर दीजिए तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है? तो इस तरह से ये द नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड्स इन 3p। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बेटा पूरे नोड्स की स्टडी कराई है। तो स्फेरिकल नोड्स के 3 नाम मैंने लिखवाए थे, रेडियल नोड, स्फेरिकल नोड, ठीक है, और एक आध और सर्कुलर नोड वगैरह लिखवाया था। फार्मूला होता है n-l-1। बेटा n का वैल्यू ये 3 दिया है, p के लिए l का वैल्यू होता है 1, बस आप रखिए 3 - 1 इक्वल टू ये आपका आ गया 1। तो हम ये नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड इन 3p 1 नोड हो जाएगा। और मैंने इसका तरीका भी आपको पूरा बतलाया था। इस तरह इसका ऑर्बिटल होता है। तो यहाँ ये जो नोड है, ये वाले ऐसे बन जाएंगे स्फेरिकल नोड। चलिए, आगे समझ में। n-l-1 फार्मूला स्फेरिकल नोड के लिए होता है। चलिए, इफ r द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट, द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, तो सबको सीधा सा फार्मूला याद होता है, वो तो 0.53 इंटू n²/z हो गया। तो अब हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के लिए बेटा z होता है 1, ठीक है? तो आप जानते हैं 0.53 n² हो जाएगा। और r का वैल्यू, या r की जगह इसको रख दीजिए 0.53 को। चलिए, तो क्लियर हो गया, 0.53 इंटू n², मतलब फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, which of the following statement do not form a part of Bohr model for hydrogen atom? वैसे भी मालूम है हमें हाइड्रोजन एटम के लिए ही बोर मॉडल है। एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल्स आर क्वांटाइज्ड। तो बिल्कुल सही है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट्स आर क्वांटाइज्ड। तो ऑर्बिट की एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है बोर का। द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट नियरेस्ट द न्यूक्लियस हैज लोएस्ट एनर्जी। बिल्कुल सही है, सबसे कम एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट की, उससे ज्यादा सेकंड, और इंफिनिटी पर तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, जिसे 0 बोलते हैं बेटा, है ना सब? तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ठीक है? आपको नॉट पूछा है, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो ऐसा टिक कर लें कि हमको पूछा क्या है, इस तरह से। तो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन डिफरेंट ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस, ये भी सही है। The position and velocity of electron in the orbit cannot be determined simultaneously। नहीं बेटा, ये क्या बताया था मैंने आपको कि पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट कैन बी डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली, ये आपका बोर बोलता है। जबकि ये जो स्टेटमेंट आपका दिया है, ये स्टेटमेंट है हाइजेनबर्ग का, ये स्टेटमेंट है हाइजेनबर्ग का। थोड़ा इनकम्प्लीट है लेकिन है हाइजेनबर्ग का ना। कैन नॉट बी डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली प्रिसाइसली, साइमल्टेनियसली एंड प्रिसाइसली। तो हमको ये बात क्लियर हो गई कि ये आंसर करेक्ट है, क्योंकि आपको डू नॉट पूछा है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन n+2 आयन। अब देख लीजिए n+2 है कि अब ये ni+2 है। अब n+2 तो नहीं होना चाहिए, मुझे जहां तक लगता है ni+2 होना चाहिए। सुधार करना पड़ेगा जहां तक है मुझे, क्योंकि n+2 के लिए नहीं पूछेंगे। और अगर n+2 है बेटा तो 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है? सब जानते हैं नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3 है। तो 2p3 है बेटा, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो एक बचेगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएगा यदि नाइट्रोजन +2 है तो, ठीक है? और यदि ni+2 है
तो आप लिख ही सकते हैं, अगर Ni+2 है तो Ni के लिए होता है 28, Ni के लिए 28, 3d8 4s2, और बेटा 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए ये, तो d8 बचे, और d8 जब आप इसे बनाओगे, d8 को आप बनाओगे तो आप एकदम समझ जाओगे कि कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होना चाहिए अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये d8 हो गया 3d8, और ये इलेक्ट्रॉन 4s से निकल ही चुके हैं 0, तो ये Ni+2 बन गया। और हम जानते हैं कि n का वैल्यू हमको कितना मिल गया 2। यदि इसमें म्यू पूछा जाता तो म्यू इक्वल टू √n, n+2 हो जाता, और सीधे आपको लिखाया मैंने कि 2 पॉइंट समथिंग, यहाँ पे समथिंग कर दो, 2 पॉइंट समथिंग बस। तो ऐसा म्यू भी आप निकाल सकते हैं, क्वेश्चन में म्यू ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो हो गया क्लियर सबको? तो ये आंसर अगर n+2 है तो आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट नहीं, ऊपर रह जाए, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सबसेल गिवन बाय द एक्सप्रेशन। यार बच्चों सब बताओ, अपन ने एजीमुथल क्वांटम नंबर पढ़ा है, तो आपको याद दिला रहा हूं मैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इक्वल टू इन, यहाँ पे ये भी देखना पड़ेगा कि आप किसमें बात कर रहे हैं, इन सबसेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सबसेल। तो बच्चों ये फार्मूला आप लगाओगे क्या, 2l+1, सब जानते हैं, मैंने एजीमुथल क्वांटम नंबर के टाइम पे लिखवाया है, देखिए क्वांटम नंबर के टाइम पे लिखवाया है 2l+1। अगर s ऑर्बिटल है तो बेटा l का वैल्यू होता है 0, तो इसमें ये आप 0 रख देंगे तो आपका आ जाएगा 1 ऑर्बिटल। हम जानते हैं s में 1 ऑर्बिटल होता है, p में l का वैल्यू कितना होता है 1, हम जानते हैं 2 × 1 + 1 इक्वल टू, ये आ गया 3, तो ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल 3 आ गए। ठीक है, 2l+1 होते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 2l+1, आप d रख दो, 2f रख दो, सॉरी l का वैल्यू 2, f रख दो, l का वैल्यू 3, और आप देखेंगे कि इसमें आपका 2 हो तो 5 ऑर्बिटल हो जाएंगे, और इसमें 7 ऑर्बिटल हो जाएंगे। अब आप रख ही लेंगे वैल्यू, समझ आ गया? तो 2l+1 बेटा ऑर्बिटल पूछा जाए तो 2l+1, पर ये किसमें ऑर्बिटल पूछा जा रहा है, यहाँ पर देखिए सबसेल में, ये सबसेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल की बात की जा रही है। अब बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात की जाए इसी क्वेश्चन में, तो एक ऑर्बिटल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हंट्स रूल होता है बेटा, हंट्स रूल होता है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2l+1 ये तो हो गए ऑर्बिटल, और इसमें यदि आप 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सबसेल आ जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सबसेल। तो 2l+1 ये 1 है, 2l+1 इंटू 2, 2l+1 मतलब 4l+2, ये आपका आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर सबसेल। आ गया बच्चों समझ में? ये आ गया समझ में? तो बताओ कितना आसान है, बस आपको 2 से मल्टीप्लाई क्यों करना है, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो जितने भी ऑर्बिटल होंगे उनमें आपको 2 से मल्टीप्लाई करना रहेगा। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, 2l+1 इंटू 2, 4l+2, दीज आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और आप इनसे वैल्यू भी निकाल सकते हैं सीधा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 6 होंगे, इसमें 10 होंगे, और इसमें 14 इलेक्ट्रॉन होंगे, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो ये आप वैल्यू निकाल सकते हैं। आ गया समझ में सबको? क्यों बच्चों, समझ आ गया सबको? यस सर। ये क्वेश्चन ना ये टाइप का बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सबसेल, तो ये आपका आ गया आंसर 4l+2। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एकोमोडेट in all the orbitals having principal quantum number 2 and azimuthal quantum number 1। तो कितना आसान है, आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 दिया जा रहा है, एजीमुथल क्वांटम नंबर 1 दिया जा रहा है, मतलब इस ऑर्बिटल का नाम हो गया 2p ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल ये देखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, चाहे वो 2p हो, चाहे 3p हो, चाहे 4p हो, एक भी p ऑर्बिटल में हमेशा p सबसेल में हमेशा 3 ऑर्बिटल्स होते हैं,
ये पी सब सेल है ना, ये पी सब सेल हुआ, और पी सब सेल में पी एक्स, पी वाई और पी जेड। बेटा वो चाहे वो 2p हो, चाहे वो 3p हो, चाहे वो np हो, ठीक है, n से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, l का वैल्यू 1 है और वो होता है p के लिए, और p में ऑर्बिटल px, py, pz 3 ऑर्बिटल्स होंगे। अगर आपको ऑर्बिटल्स की बात की जाए तो 3 ऑर्बिटल्स होंगे, और इलेक्ट्रॉन की बात की जाए, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो आप जान गए 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक में 2 होते हैं, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होंगे। यहाँ पे मैक्सिमम वर्ड लिखना जरूरी है। जैसे अगर क्वेश्चन आ जाए कि पी सब सेल में इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं 6, तो ये आंसर करेक्ट नहीं है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। तो बच्चों ये बात क्लियर हो गई सबको? आप बताओ अच्छे से। तो आपको यहाँ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी इन n इक्वल टू 2, l इक्वल टू 1, तो आपको l इक्वल टू 1 की बात की जा रही है। और यहाँ पे मैंने आपको बता दिया n का वैल्यू 3 दें, 4 दें, n दें, कुछ से फर्क नहीं पड़ने वाला, वो आप समझ ही गए। An ion has 18 electrons in the outermost shell, it may be। तो बताइए 18 इलेक्ट्रॉन, तो हम समझ गए 18 इलेक्ट्रॉन किसमें होने चाहिए? कॉपर में होता है बेटा। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d10, पूरा लिख लेते हैं अपन लास्ट सेल का। कॉपर 29 क्या होता है? 3s2, 3p6, 3d10, 4s1, और एक इलेक्ट्रॉन आपका ये निकल जाएगा यहाँ से, तो कॉपर पर आ जाएगा +1 चार्ज, और जब +1 आ जाएगा तो ये देखिए 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और इसी को मैंने नाम दिया था स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो ये स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है। अगर 8 इलेक्ट्रॉन s2p6 होता है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हम इसे बोलते हैं इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। इसको हम बोलते हैं इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, बट इसे हम बोलते हैं स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो जब मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाया था आपको, तब ये बात मैंने आपको समझाई थी, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन और इनर्ट पेयर कॉन्फ़िगरेशन। तो इनर्ट पेयर कॉन्फ़िगरेशन भी होता है पी ब्लॉक में। जैसे आपका पी ब्लॉक जो होते हैं, तो उसमें ns ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इनर्ट पेयर हो जाते हैं, तो इनर्ट पेयर कॉन्फ़िगरेशन कहलाने लगता है। तो आप समझ गए इसको, 18 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को। इट्स अ वेरी सिंपल यार, क्वेश्चन तो इतने बहुत सिंपल है, ठीक है। बट आपको अब बात करनी है कि भाई 45 में से 40 से ऊपर करेक्ट होने चाहिए केमिस्ट्री में, तभी आपका सिलेक्शन होगा। इस समय की स्थिति बहुत खराब है, क्वेश्चन इजी आ रहे हैं, जरा सी मिस्टेक हुई आप गए, तो इनको ध्यान रखना बच्चों। देन क्वेश्चन है, इन ए गिवन एटम नो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द सेम वैल्यू ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर। बताओ कौन सा रूल हो गया? अरे नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम वैल्यू ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर, कौन सा रूल कहलाता है? पाउली, इतना देर थोड़ी लगना चाहिए आपको, तो फटाफट करते जाना है ना, पाउली रूल है बेटा, है ना। तो देखो, जब हम पढ़ते हैं तब हमको हर चीज आसान लगती है, जब क्वेश्चन आता है और जब हम एग्जाम में बैठे होते हैं और हमने केवल कैसी स्टडी की होती है, पाउली रूल तो हमें मालूम है। अगर आपने ऐसी स्टडी की है तो मेरी गारंटी है आपसे 2-4 क्वेश्चन सिलेक्ट हो जाएंगे, आप क्वेश्चन क्राइटेरिया सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। ये गलती मत करना, क्वेश्चन जब भी सॉल्व करो बहुत ईमानदारी के साथ, ज्यादा टफ नहीं आएगा पेपर। एन आयन ये वाला हो गया था ना कॉपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एजीमुथल क्वांटम नंबर एल का वैल्यू आपको 3 दिया जा रहा है बेटा। एल का वैल्यू 3 सब जानते हैं किसके लिए होता है? एफ के लिए होता है। उसमें मैक्सिमम नंबर आप इलेक्ट्रॉन पूछे यार, अब भी पढ़ा तुमने। एफ में ऑर्बिटल्स की बात करें तो 12+1, और इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो 2l+1 × 2, और ये आप एल का वैल्यू यहाँ पर 3 रख दीजिए, तो एकदम आपको आ गया 14 इलेक्ट्रॉन। तो वैसे भी मालूम है हमें, बस ये क्वेश्चन यहाँ के लिए है कि आपको ये एल से कंफ्यूजन नहीं होना है बेटा, ठीक है। बात क्लियर हो गई सबको?
अब जरा सोचो, यदि मैं यहाँ पे -3 कर देता, जरा सोचिए, अगर मैं m का वैल्यू देता यहाँ पे ऐसा, इसकी जगह में m का वैल्यू -3 करके दे देता, तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 14। बेटा फिर से क्वेश्चन सुनिए, ये जो मैंने l = 3 दिया है, इसका आंसर तो 14 आ गया। ये आपके पास है नंबर ऑफ ऑर्बिटल, ये होगा 7, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हो जाएंगे, l का वैल्यू रखेंगे तो 14, तो इसका आंसर तो 14 हो गया है। मैंने क्वेश्चन चेंज किया है, मैंने l की जगह ये पूरा m = मैंने कर दिया -3 इसकी जगह, ठीक है। अब बताओ क्या आंसर होना चाहिए? 2। अब ये क्वेश्चन किसका बन गया बताओ? m का वैल्यू -3, इसका मतलब हम जानते हैं -3 वैल्यू f में ही पॉसिबल है, -3 वैल्यू f में ही पॉसिबल होता है। ये -3, -1, 0, +1, -2, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3। बताओ ये -3 वैल्यू किसमें पॉसिबल है? f में। ये f का एक ऑर्बिटल रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ऑर्बिटल रिप्रेजेंट कर रहा है, समझ गए? अगर मैं ऐसा बोल देता f l, ये क्वेश्चन l का वैल्यू -3 है, तो ये काय के लिए? ये एक ऑर्बिटल के लिए है, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं बताइए? आंसर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पूछा है तो 2। तो आपका अगर ऑर्बिटल पूछा जाए तो एक f = -3 है, l का वैल्यू -3 है बेटा, -3 का मतलब एक ऑर्बिटल है, वो भी f का, तो ऑर्बिटल ऑफ f सब सेल, ये और बेस्ट आंसर हो गया, दिस इज द ऑर्बिटल ऑफ f सब सेल। और अगर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का क्वेश्चन आए तो 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे। बात क्लियर हो गई सबको? ये बात क्लियर हो गई आपको? यस और नो? यस सर। यस सर। तो अब आप l का वैल्यू देखें, m का वैल्यू, पूरा बहुत केयरफुली पढ़ना है ना। द ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम, तो आप यहाँ पर n+l लगा दीजिए। n+l जिसका कम होता है उसकी एनर्जी क्या होती है? कम, तो 3+2 हो गया, ये 4+1 हो गया, ये 4+0 हो गया, ये 4+1 हो गया, ये 4d है तो ये 4+2 हो गया, और ये 5+0 हो गया। इनके वैल्यूज लिख लीजिए, इनके वैल्यूज लिख लीजिए। अब बताइए, 3+2 ये 5 हो गया, 4+0 ये 4 हो गया, 4+1 ये 5 हो गया, 4+2 ये 6 हो गया, और लास्ट वाला ये 5 है। तो अब बताओ सबसे कम कौन सा दिख रहा है? 4 दिख रहा है, सबसे कम वाला आपको 4, n+l सबसे कम 4 है, जिसका n+l सबसे कम होता है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है, और जिसका n+l सबसे ज्यादा होता है उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। अब बोले सर ये इनका क्या करें? तो मैंने आपको समझाया था कि n+l इक्वल हो, n+l इक्वल हो, तो ये देखिए n का वैल्यू सबसे कम किसमें? n का वैल्यू सबसे कम इसमें है, तो ये वाले 5 की एनर्जी यहाँ आ जाएगी। फिर n+l का वैल्यू 5 यहाँ भी है, लेकिन 4 यहाँ पर n+l कितना दिख रहा है आपको? 4, तो यहाँ आ जाएगी इससे यहाँ पर, और ये 4, ये 5 आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये 5 ऐसे, तो ये और यहाँ आ जाएगी। इस तरह से डिसाइड कर लेते हैं। तो सबको मैंने n+l के बहुत सारे क्वेश्चन समझाए हैं। तो n+l में बेटा 2 रूल होते हैं, जिसका n+l कम होता है उसकी एनर्जी कम होती है, तो सबसे कम एनर्जी तो इसकी हो गई है, इसकी सबसे कम एनर्जी हो गई। जिसका n+l सबसे ज्यादा होता है उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा हो गई। और जब n+l इक्वल हो जाए, जब n+l इक्वल हो जाए तब हम देखते हैं n, ठीक है? क्या देखते हैं हम? n। तो n+l इक्वल है तो आप n देख लीजिए, इसका n+l, इसका n+l और इसका n+l इक्वल है बेटा, तो सबसे कम n इसका है, तो इसकी एनर्जी कम, उससे ज्यादा इसकी एनर्जी हो जाएगी, इसकी एनर्जी हो जाएगी, उससे ज्यादा इसकी एनर्जी हो जाएगी। तो बस इस तरह से आप डिसाइड कर लेंगे। आ गया समझ में? पूरा आ गया समझ? ये आंसर नहीं है, ये तो मैं आंसर आप चेक कर लो, आंसर आप चेक करो कौन सा आ रहा है बताओ।
जल्दी बताओ कितनी देर, सबसे कम इसकी एक से ही डिसाइड हो गया, बी एक से ही डिसाइड हो गया, इतना जाना ही नहीं था। और ये लास्ट वाला देखिए 4D, ये सबसे ज्यादा है, इसका 6 है, इसका सबसे कम है 4। तो n+l से क्वेश्चन बहुत आए हुए हैं, आप देख रहे हैं क्वांटम नंबर के ही क्वेश्चन है केवल, वो चाहे ऑर्बिटल पूछे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पूछे, कुछ भी पूछे, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चन केमिस्ट्री में क्वांटम नंबर और एनर्जी रेडियस, बस ये दो चीजों पर आते हैं बस सबसे, बाकी सब फालतू है वो जो जितना अपन ने पढ़ा है। लेकिन पढ़ाना जरूरी है, कुछ भी आ सकता है, एनसीईआरटी से कुछ भी आ सकता है। इस समय का पैटर्न जो कह रहा है, आप एनसीईआरटी की अच्छे से स्टडी कीजिए, ये ज्यादा बेस्ट है। तो पूरा पढ़ लिया अपन ने। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा ये। देन क्वेश्चन नंबर 12, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर, सब जानते हैं 3d10 4s1 होता है, और इसलिए होता है कि D9 से D9s2 क्यों नहीं होता, इसका भी क्वेश्चन आपको आगे पूछा गया है, ठीक है, वो मैं आपको क्वेश्चन में ही बता दूंगा फिर आगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम, सब जानते हैं यार, कैल्शियम होता है 20 भाई। अब इसके लिखने का तरीका हो गया, आर्गन होता है आप सब जानते हैं 18, और आर्गन के बाद क्या आ जाता है S2P6, कंप्लीट हो गया 3s2 3p6, तो 4s2 हो जाएगा, बस ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो वो सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द nth बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब बताओ इसे कौन नहीं सॉल्व कर सकता, ठीक है। क्या हो गया 13.6 बोलो अपान n² इंटू Z², ऊपर Z² पर ये किसके लिए दे रहा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए Z1 हो जाता है, तो बस ये आंसर हो जाएगा -13.6 अपान n²। अब देखो कहाँ पे परेशानी की उसने, केवल n4 n3 n² बस इस तरह से। अब इसमें 3-4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। रेडियस में n का सिस्टम क्या है, रेडियस में डायरेक्टली है कि इनवर्सली है, बताओ। n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² है, एनर्जी में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n² है, ठीक है। और एंगुलर मोमेंटम वगैरह में, इसमें एक नीट में नहीं, आईआईटी में इस तरह का क्वेश्चन आया था, एन और इन पर, आर पर, वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, रेडियस और एनर्जी। चलिए, तो यहाँ पे माइनस के साइन के साथ है, ये भी ध्यान रखना, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। देन आइसो इलेक्ट्रॉनिक, भाई आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो सोडियम में 10 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम +2 में 10 इलेक्ट्रॉन है, एल्यूमिनियम +3 में 10 इलेक्ट्रॉन है, ऐसा ही 4+ में 10 इलेक्ट्रॉन है। साइज पूछा है, अच्छा ये अब यहाँ का क्वेश्चन नहीं है, मैं आगे समझा दूंगा, आपका पीरियोडिक टेबल अपन स्टार्ट करेंगे तो मैं समझा दूंगा। आई सब प्रकार के रेडियस, वांडरवाल रेडियस, मेटालिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, ठीक है, आयनिक रेडियस, आइसो इलेक्ट्रॉनिक रेडियस और आपका आइसोटोपिक रेडियस, ये सब मैं उसमें समझाऊंगा, बहुत सिंपल है, इसको छोड़ दें। देन आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना दिया है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हीलियम आयन, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हीलियम यार कितना आसान है, सब जानते हैं भाई, ध्यान देना। आयनाइजेशन पोटेंशियल दिया है +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आपको समझाया था आयनाइजेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू द ये एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट, आपको सबको याद होगा, विथ नेगेटिव साइन। तो E का वैल्यू कितना आ गया -13.6। अब ये E1 आ गया, और फार्मूला आप सब जानते ही हैं, 13.6 इंटू Z² अपान n²। अब किसके लिए पूछा है, वो हीलियम के लिए पूछा है कि लिथियम आयन के लिए पूछा है, क्वेश्चन बताओ। हीलियम आयन के लिए ये क्वेश्चन है, हीलियम आयन के लिए। तो बस आपको तो क्या करना है इसमें, ये रखना है E इक्वल टू -13.6 इंटू Z, हीलियम आयन के लिए Z का वैल्यू 2 का स्क्वायर अपान n1 है, क्योंकि वो क्या पूछ रहा है, n सेल के लिए, nth सेल में पहुंचाना है ग्राउंड स्टेट से, देख लीजिए ये। फॉर द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द n आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हीलियम आयन। तो बच्चों हीलियम आयन का आयोनाइजेशन पोटेंशियल ध्यान से सुनना, हीलियम आयन में गड़बड़ नहीं कर देना। हीलियम आयन ये है 1s2 होता है, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया,
तो बताइए ऑर्बिट कौन सा है, 1 में ही, तो ये 1 ही रखा है ना मैंने, ग्राउंड स्टेट, ये वही 1 है ये। तो इस तरह से आप सॉल्व कर लेंगे, तो ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए 13.6 इंटू 4, तो ये आ जाएगा 54 पॉइंट समथिंग। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों? तो ये आ जाएगा 54 पॉइंट समथिंग, ये आ गया आपका आंसर। क्लियर हो गया ना सबको? फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स एन इलेक्ट्रॉन विल हैव द हाईएस्ट एनर्जी। बताइए हाईएस्ट एनर्जी। सब जाइए n+l रूल में, बस केवल n+। तो बोले सर इनका क्या करें, इनका कुछ नहीं करें। ठीक है, मैंने ये पूरे क्वेश्चन अच्छे से समझाया n+l रूल में। अब बताओ है, अब n+l आपसे हाईएस्ट एनर्जी पूछा, तो n+l का वैल्यू हाईएस्ट देख लीजिए किसमें, n+l का वैल्यू हाईएस्ट देख लीजिए किसमें, बोलो किसमें आ रहा है n+l हाईएस्ट? बी में सर। समझ गए? 4 + 2 6, यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे n+l 4 + 1 5 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है। सबसे ज्यादा जिसमें n+l का वैल्यू जितना ज्यादा होगा उसकी एनर्जी उतनी हाईएस्ट होगी, उतनी हाई होगी, सीधी बात है। ये हो गया। तो ये 4D सेल, आप कभी कभी इसमें ऐसा भी लिख देते हैं, ये जैसे 3D हो गया, ये आपका हो गया 4D, ये आपका हो गया 4P, ये आपका हो गया 5S, तो ऐसा भी दे दें तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, और यहाँ पे n+l दिया उससे भी समझ सकते हैं। इनका कोई काम नहीं है, इनका कोई काम नहीं एनर्जी डिसाइडिंग में। मैंने पूरी बात बहुत अच्छे से n+l रूल में समझाई है, एक बार n+l रूल को अच्छे से देखिए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेवर ट्रू फॉर कैथोड रे। कैथोड रे के लिए क्या सही नहीं है, नेवर ट्रू। बताइए, सिंपल है, काइनेटिक एनर्जी होती है, हीट प्रोड्यूस करती है, मैकेनिकल प्रेशर प्रोड्यूस करती है, केवल क्या नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। तो मैंने कैथोड रे, एनोड रे, एक्स रे सब बहुत डिटेल में समझाई है, जितना केमिस्ट्री में हमें जरूरत है वो सब मैंने आपको समझा दिया है। देखो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर बेटा सब जानते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर इज द पार्ट ऑफ फिजिक्स। ठीक है, और 12th पार्ट में आपको पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर मॉडर्न फिजिक्स में है। तो अब एटॉमिक स्ट्रक्चर का मैक्सिमम पार्ट फिजिक्स में है, लेकिन केमिस्ट्री वाले पार्ट से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, आप देख ही रहे हैं। तो ये मैंने आपको पूरा समझा दिया है, आप इसमें पढ़ भी सकते हैं जिसने नहीं पढ़ा है तो। द इलेक्ट्रॉन वाज शोन एक्सपेरिमेंटली टू हैव वेव प्रॉपर्टी। अब ये तो एग्जैक्टली फिजिक्स का है, कौन बताएगा इसका आंसर? बताओ, सब जानते होंगे इसको। नील्स बोर हो नहीं सकता, श्रोडिंगर हो नहीं सकता, अब बताओ। डी ब्रोगली। अरे एक्सपेरिमेंटली, क्या तुम्हें याद है डेविसन जर्मर होना चाहिए मेरे ख्याल से। यस सर डेविस। उसने, डेविसन जर्मर ने जो पैटर्न लिया था, इलेक्ट्रॉन का पैटर्न और एक्सरे का पैटर्न, ये दोनों सेम आए थे, दोनों सेम पैटर्न आए थे बिल्कुल। ठीक है, जैसे अगर मान लो आपकी हड्डी टूट जाती है और एक्सरे लेते हैं, वो पैटर्न देखें, और इलेक्ट्रॉन डालें, वो पैटर्न देखें, दोनों सेम थे। तो इट वाज प्रूव्ड बाय डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंटली। फिर भी एक बार आप इसे देख लीजिए, क्योंकि फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, और शायद आप 12th में है। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट शायद आपको 12th में फिजिक्स में होगा जहां तक, अब केमिस्ट्री में तो नहीं है। चलिए, when an electron of the charge E mass m moves of velocity v, the nuclear charge Ze। देखिए न्यूक्लियर चार्ज Ze होता ही अपन पढ़ चुके हैं, सर्कुलर ऑर्बिट r, पोटेंशियल एनर्जी। अरे तो कितना आसान है, बताओ पोटेंशियल एनर्जी सब एक साथ समझाई थी मैंने। पोटेंशियल एनर्जी होती है नेगेटिव साइन में Ze²/r। काइनेटिक एनर्जी होती है, पहले टोटल एनर्जी लिखना है, टोटल एनर्जी होती है ½Ze²/r, नेगेटिव साइन। और काइनेटिक एनर्जी होती है ½Ze²/r इन पॉजिटिव साइन। ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं। तो काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी दोनों बराबर होती है, बट काइनेटिक एनर्जी का साइन पॉजिटिव होता है, टोटल एनर्जी का नेगेटिव होता है। और पोटेंशियल एनर्जी ट्वाइस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी ट्वाइस है, डबल है यार। ये देखो ये हाफ है, ये देखो सब में, तो यहाँ पे हाफ हाफ लगा हुआ है। तो इसे बच्चों बहुत ध्यान रखना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
और मैं आपसे बोलता हूँ कि आजकल का जो पैटर्न आ रहा है वो सिर्फ इतना आएगा कि आपको Ze2/Z दे देंगे केवल, बोले हीलियम आयन का, हीलियम आयन के लिए बताइए थर्ड ऑर्बिट में पोटेंशियल एनर्जी, तो Z लिख के और N लिख के दे देंगे। तो थोड़ा ऐसा समझना होगा आपको, सिंपल है। तो क्या आ गया आंसर? -Ze2/R पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। यहाँ साइन नेगेटिव है, यहाँ साइन पॉजिटिव, पॉजिटिव नहीं लेना है। इन द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन द एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन। अब मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत डिटेल में समझाया है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बताइए, ग्रेटर देन इंसिडेंट फोटोन। तुम 100 रुपए लेके चले बाजार और तुमने पेन खरीदा, तो तुम्हें पेन वाला पैसे देगा कि पैसे लेगा? भाई 10 रुपए का पेन लिया तो 90 बचेंगे ना। तो इंसिडेंट 100 रुपए थे, बचे 90। तो हमेशा एनर्जी क्या होगी? कम, वेवलेंथ ज्यादा, फ्रीक्वेंसी कम, हमेशा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है एनर्जी के लिए, तो एनर्जी तो कम होगी, ठीक है। समझ गए बात? समझ गए बात को? तो आंसर एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ, क्या बोलेंगे, एमिटेड, एमिटेड, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए, if electron has spin quantum number +12 and magnetic quantum number -1, बताओ जल्दी से क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कितनी देर? -1। C. If electron has spin quantum number +12 and magnetic quantum number -1, it cannot be present in, it cannot be present in। तो सोचिए, S orbital. एस ऑर्बिटल। कितना देर? तो क्यों, जरा सोचो, हाफ तो सभी के लिए हो सकता है, सारे ऑर्बिटल में हाफ और प्लस हाफ और माइनस हाफ हो सकता है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। लेकिन -1 किन में होता है? -1 हो सकता है डी ऑर्बिटल में भी हो सकता है, -1 पी में भी हो सकता है, -1 एफ में भी हो सकता है, लेकिन एस ऑर्बिटल में -1 नहीं होता। एस ऑर्बिटल में एम का वैल्यू क्या होता है? बोलो। 0 जीरो होता है। तो ये आपका एकदम क्लियर है, सबको ध्यान रखना है। क्वांटम नंबर जिस तरह मैंने पढ़ा है आपको, उसी तरह पढ़िए। और जिसने कभी बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, तो 10th to 11th माइग्रेटिंग स्टूडेंट के लिए जो मैंने क्वांटम नंबर पढ़ा है, बहुत धीरे धीरे और बड़े प्यारे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के साथ। तो दोनों में थोड़ा सा फर्क रहता है, बस बाकी चीज सेम रहती है। चलिए, द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज 0.53। बेटा ग्राउंड स्टेट का मतलब n का वैल्यू 1, ग्राउंड स्टेट हो गया, n का वैल्यू 1। आपको रेडियस ऑफ लिथियम आयन पूछा है, तो कितना आसान है, ये तो फालतू दिया रहता है, आपको तो सीधा फार्मूला याद है कि नहीं सबको? फार्मूला क्या होता है? 0.53 इंटू n²/z, ये लगा दीजिए। और किसके लिए क्वेश्चन है बताओ? लिथियम +2 आयन के लिए। ज्यादातर दो ही तो क्वेश्चन आते हैं, या तो लिथियम +2 आयन या हीलियम के लिए। तो बताओ लिथियम +2 आयन में सोचो, लिथियम +2 आयन में ये हो जाएगा 0.53 इंटू, क्योंकि +2 आयन में 1s2 2s1 होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, और इसको आप ऐसा लिख दो, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो वो फर्स्ट ऑर्बिट में बचेगा। तो n का वैल्यू 1 ही माना जाएगा, 1 का स्क्वायर अपान, बोलो z कितना है लिथियम आयन के लिए? 3। तो इसलिए हो गया। समझ आ गया बेटा? समझ आ गया आपको? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? No sir. नो सर। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि किसके लिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है। Li+ मतलब 1 फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए। अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए मास दिया हुआ है, और मूविंग विद द वेलोसिटी 3 × 10⁴ सेंटीमीटर/सेकंड, एक्यूरेट अप टू इतने %। ये क्वेश्चन पर ध्यान दो, कितने % है? 0.001%। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 100 मीटर, अगर आप 100 मीटर/सेकंड की स्पीड से चलते हैं,
तो आपको एरर मिलता है 0.001 का। यदि आप 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलते हैं तो एरर है 0.001, मतलब 100 से 0.001 ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ये आपका एरर आ गया, ये अनसर्टेनिटी है। बट आपको कितने सेंटीमीटर पर सेकंड दिया, इतने सेंटीमीटर पर सेकंड। भाई जब 100 सेंटीमीटर पर सेकंड में इतने की एरर है, तो इतने में कितने की एरर होगी वो हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए, ये सेंटीमीटर में ले लीजिए, ठीक है। तो 3 × 10⁴ सेंटीमीटर पर सेकंड में कितनी एरर आ गई, 0.01 × 3 × 10⁴/100। बस ये सॉल्व कर लीजिए, ये आपकी वेलोसिटी में एरर आ गई। ये डेल वी आपका कैलकुलेट हो गया, ठीक है। कितना आ गया डेल वी बताओ? ये 10⁴ दिख रहा है, ये गया तो ये 10⁻² बचा, और ये नीचे आ गया 10⁻, कितना 10⁻² बचा ये, और ये 10⁻³ हो गया। तो फिर से 10⁻² से ये फिर कैंसिल हो गया, कितना बचा बताओ? 0.3, ये आ गया आपका 0.3, है ना। क्लियर हो गया? तो ये आपका डेल वी आ गया, ये डेल वी रखना। और आप जानते हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, आप जानते हैं कि नहीं? सब भूल गए हैं? याद दिलाओ, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है? डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज इक्वल टू h/4 h/4। डेल्टा एक्स से कितना दिया हुआ है जरा देखिए, डेल्टा एक्स से कितना दिया हुआ है? ये तो निकाल नहीं, अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन पूछा है आपसे। और चलिए लिखिए, ये हो गया डेल्टा एक्स आपको निकालना है। एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 9.1 × 10⁻⁻28 kg। वेलोसिटी हो गई अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी कितनी हो गई? 0.3, ठीक है, इक्वल टू एच सब जानते हैं। अच्छा, ये h/4 का वैल्यू आप यार निकाल लो, सीधा याद कर लो, ये बहुत जगह काम आएगा। तो यहाँ पे रख देना, आप कैलकुलेट करना और इसको डेल्टा एक्स कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। कर लोगे इसको? कर लोगे कैलकुलेट इसको? मेरे को मेन बात जो समझानी थी, बस वही थी आपको समझाने वाली, कि आप इसे कैसा समझते हैं, इसे बस। तो आपको अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी दी जा रही है 0.001%। सीधा सा मतलब है कि 100 में 0.001, तो इतने में कितना, बस। तो ये आपका डेल वी आ जाएगा सीधा सा। अच्छा, और सिंपल करना है, अगर आपको सब कुछ आता ही है तो फिर सीधा ये इंटू 0.001/100 सीधा कर दो तो ये आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अब इसको आप सॉल्व कर लेना, छोड़ना नहीं। और h/4 का वैल्यू याद ही कर लेना, लिख के यार आज निकाल लेना तुम लोग, क्योंकि अपने को कुछ खास तो अपने को याद रखना ही। h × c मल्टीप्लाई करके देख लेना कितना आता है, ये याद रखना। h/4 डिवाइड करके ये रखना है, क्योंकि ये लिख के रखना तो अच्छा रहेगा, तुमको बार बार मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। The orbital that are degenerate ऑर्बिटल, मैंने जब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर समझाया है आपको, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में फुल डिटेल ऑफ डीजनरेशन समझाया है, ठीक है। हैव सेम एनर्जी कहते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल को, ठीक है। एनर्जी जब सेम होती है तब वो ऑर्बिटल डीजनरेट कहलाते हैं। चलिए, द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल हैव डी ब्रोगली वेवलेंथ 10⁻⁻17 मीटर। यार ये तो बहुत आसान है यार, लैम्डा इक्वल टू h/mv लगाना है सीधा, बस, ठीक है। मोमेंटम, ये आपका मोमेंटम हो गया, मतलब p हो गया h/p, ठीक। तो h आप जानते ही हैं, और आपको लैम्डा ये दिया जा रहा है मीटर में, h 6.6 × 10⁻34 है। सॉल्व कर लेना, p निकाल लेना, ठीक। थोड़ा कैलकुलेशन खुद को आप, जैसे मैं टीचर हूं भाई, ठीक है, बोले सर ने बता दिया ऐसा, लैम्डा रखा, हमने भी पी ऐसा ही करके कर लिया, ठीक है। बच्चों ऐसा आप नहीं करेंगे कभी भी,
आपको बहुत फास्ट कैलकुलेशन करना है, फास्ट कैलकुलेशन मतलब आपको करके ही देखना है, ये बात मैं कह रहा हूं आपसे। नहीं तो आपका नेचर, हम जैसा करते हैं वैसे ही हमारा नेचर बनता है। मतलब नेचर हमारा क्या बन गया, बोले यार तुमने बताया था लैम्डा इक्वल टू एच अपान पी, ठीक है, अब पी निकालना, एच अपान लैम्डा अपन कर ही लेंगे, कर तो लेंगे, बिल्कुल सही है, मगर आप इसे अपने हाथों से करिए, ठीक है, क्योंकि आपको करेक्ट और प्रैक्टिस दोनों साथ में करनी है। चलिए, सी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये तो बहुत सिंपल है, गैडोलीनियम का मैंने आपको कई बार बताया है, भाई गैडोलीनियम तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और डी हो जाएगा 4F7 5D1 6S2, स्टेबिलिटी के लिए होना चाहिए था 4F8 और 5D0, पर ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि F हाफ फिल्ड होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर चला जाएगा, F हाफ फिल्ड है, और हाफ फिल्ड सेल इज सफिशिएंट स्टेबल, पहली बात, सिमेट्रिकल होता है, दूसरी बात एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होती है, तीसरी बात, सब बातें आपको मैंने समझाई है एक्सचेंज एनर्जी के टाइम पर। तो द आयन दैट कैन बी आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो सीओ में आइसो इलेक्ट्रॉनिक को देखना है, तो कार्बन 6 है, ऑक्सीजन 8 है, ये हो गया 14, और 14 इलेक्ट्रॉन देख लीजिए किसमें है, बताइए 14 इलेक्ट्रॉन किसमें दिख रहे हैं, ये कार्बन 6 है, नाइट्रोजन 7 है, एक -1 मत कर देना, कई बार हमसे मिस्टेक हो जाती है, जैसे यहाँ पे -1 दिया है, ये -1 कर दिया, और वहां पे जो सिली मिस्टेक होती है बड़ी खतरनाक होती है, अपन मतलब अपने को ये -1 और ये -1 ही दिखता है, जबकि ये -1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन आ गया है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्लस करना है, तो 6 + 7 + 1 ये हो गया 14 इलेक्ट्रॉन। मैं आपको इसे समझाने का मेरा लॉजिक केवल सिली मिस्टेक ना हो आपसे, ये है, ऐसा नहीं है कि आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं आता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 29, द बोर ऑर्बिट रेडियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम, फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस सब जानते हैं 0.53, द रेडियस ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, यार बच्चों फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के L1 2, ये ग्राउंड स्टेट और ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो बच्चों ये n का वैल्यू 2 रख दीजिए बस, 0.53 इंटू n² माने 2², और हाइड्रोजन के लिए z का वैल्यू 1, ये हो गया सॉल्व। तो आपको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट दिया है, फर्स्ट स्टेट नहीं दिया है, नहीं तो आप गड़बड़ कर दें, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट दैट इज n का वैल्यू 2, सेकंड ऑर्बिट। चलिए, तो ये भी मैंने पूरा आपको समझाया है कि कब कैसे मानेंगे उन्हें, कब फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी, ये सब समझाए हैं आपको, कब आयनाइजेशन एनर्जी, तो आप इसे बड़े अच्छे से समझेंगे बोर मॉडल में। द पोजीशन ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन, देखिए बोथ दिया है, पोजीशन इलेक्ट्रॉन और हीलियम आयन एटम की सेम है, और आप जानते हैं डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू एच अपान 4 पाई, ये तो कांस्टेंट है बेटा, एच अपान 4 पाई ये तो कांस्टेंट है, और बोथ इलेक्ट्रॉन, दोनों की इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और हीलियम एटम की पोजीशन सेम है। फर्दर द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन ये दिया हुआ है किलोग्राम, ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। द मिनिमम अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ हीलियम एटम, मोमेंटम ऑफ हीलियम एटम तो सेम ही होगा ना, अरे पोजीशन सेम है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, इसका मोमेंटम इतना दिया है इलेक्ट्रॉन का, तो हाइड्रोजन हो चाहे हीलियम हो चाहे दुनिया का कोई हो, उसका मोमेंटम भी सेम होगा, क्योंकि पोजीशन सेम है, तो मोमेंटम सभी का सेम होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। तो मोमेंटम आप देख लो 5 × 10⁻⁻26, ये 5 × 10⁻⁻26, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये जब ये कांस्टेंट हो गया तो सेम हो जाएगा, इतना टाइम लेना ही नहीं। चलिए, according to the Bohr theory, energy required for the electron of lithium +2 ion दिया है, be emitted in n equal to 2, ठीक है, state given that the ground state ionization energy of hydrogen atom 13.6 है, कितना आसान है यार, आप सब जानते हैं, अब भी समझाया था मैंने पहली आज की क्लास में बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू द
एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इन द फर्स्ट ऑर्बिट विथ नेगेटिव साइन, तो कितना आ गया आपका एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, बोलो। अरे एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट आपका कितना आ गया, -13.6। तो आप जानते हैं फार्मूला बन गया एनर्जी इक्वल टू -13.6 ऑफ हाइड्रोजन इंटू Z²/n²। बस सीधा लगा दीजिए, ये सिर्फ परेशान करने के लिए दिया जाता है, बाकी सीधा ये फार्मूला तो यही लगना है। और Z लिथियम आयन के लिए होता है 3 और N ऑर्बिट कौन सा दिया, सेकंड ऑर्बिट, सेकंड ही दिया ना, देखिए ये N का वैल्यू 2। बस तो इसको आप सॉल्व कर लेना, इधर 3 का स्क्वायर है, इधर 2 का स्क्वायर है, मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना। सॉल्व खुद को ही करना है, सॉल्व खुद को ही करना है। चलिए, इफ द एनर्जी ऑफ फोटोन इज 3 × 10⁻⁻19 जूल द वेवलेंथ, तो यार ये तो C = न्यू लैम्डा से सॉल्व दिख रहा है ना। फोटोन की एनर्जी क्या दी है, ये = hc/λ लग जाएगा, = hc/λ। मैंने अभी आपको बोला h और c मल्टीप्लाई करके रख लो। 3-4 चीजें जो फिक्स है, h/4π, mvr = n × h/2π, तो h/2π, h/4π, hc मल्टीप्लाई करके रख लो आप लोग। तो hc लगाना है, आपका लैम्डा आ जाएगा, और एनर्जी ये दी हुई है, पर एनर्जी बेटा जूल में है, तो आप h को किस में रखेंगे, 6.6 × 10⁻⁻34, c3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लैम्डा आपका मीटर में आ जाएगा, उसको नैनोमीटर में बदल देना, ठीक है। सेट ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, बस वो देख लेना, वो तो सब देख लेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम किसमें है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, यही दिख रहा है बेटा। N2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14, कार्बन में 6 प्लस ऑक्सीजन में 8, 14, Cn में कार्बन में 6 प्लस नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन में 7, -1 मत कर देना, +1, ये हो गया 14। और ऑक्सीजन में 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, +2 चार्ज है, तो -2 कर दीजिए, तो 14। तो ये आपका आंसर सी हो गया। चलिए, द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स आर पॉसिबल फॉर हाउ मेनी ऑर्बिटल्स। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बताइए आप सॉल्व करके। द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स आर पॉसिबल फॉर हाउ मेनी ऑर्बिटल्स। ये तो कल ही पढ़ाया है बेटा, मैंने कल ही पढ़ाया है, बोलो। इतनी देर, अरे यार, ऑर्बिटल साई को वेव फंक्शन बोलते हैं, और ऑर्बिटल को n l m से रिप्रेजेंट करते हैं। n का वैल्यू 3 है, l का वैल्यू 2 है, m का वैल्यू +2 है। ये एक ऑर्बिटल हो गया। कौन सा ऑर्बिटल हो गया, 3D ऑर्बिटल हो गया। 3D का कोई सा भी आप ले सकते हैं ऑर्बिटल, Z² को छोड़ के, मैंने स्पेसिफिकेशन भी समझाया आपको। तो ये एक ऑर्बिटल के लिए रिप्रेजेंट, फिर भूलना नहीं बच्चों बेटा, इलेक्ट्रॉन n l m s चारों क्वांटम नंबर से रिप्रेजेंट किया जाए तो इलेक्ट्रॉन, 3 क्वांटम नंबर से रिप्रेजेंट किया जाए तो ऑर्बिटल, 2 क्वांटम नंबर से रिप्रेजेंट किया जाए तो सब सेल या सब ऑर्बिट, सब सेल, और 1 क्वांटम नंबर से रिप्रेजेंट किया जाए तो केवल ऑर्बिट। तो ऑर्बिट को केवल 1 क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉन को चारों क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल को 3 क्वांटम नंबर। अरे भाई 3s ऑर्बिटल बोलो, तो 3s ऑर्बिटल का मतलब n का वैल्यू 3, l का वैल्यू 0, m का वैल्यू 0। देखो, जब मैंने क्वांटम नंबर पढ़ाए थे तब भी पढ़ाया, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ाया तब भी पढ़ाया, n l m 3 0 0 साई, 3 0 0 साई, ये तो nlm हो गया है ना। nlm का मतलब ऑर्बिटल। तो बेटा ये एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट, 3 क्वांटम नंबर दिए जाए n l m, तो वो एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा, और s भी दे दिया जाए तो फिर वो रिप्रेजेंट करेगा इलेक्ट्रॉन को। तो
जहां पर आंसर हो जाएगा द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स आर पॉसिबल फॉर हाउ मेनी ऑर्बिटल। तो बताइए एक ऑर्बिटल के लिए है ये, हाउ मेनी ऑर्बिटल। अच्छा, इसी में मैं द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स आर पॉसिबल फॉर हाउ मेनी ऑर्बिटल की जगह इलेक्ट्रॉन कर देता, तो फिर आंसर क्या होता बताइए। बोलो आंसर क्या होता। 2 C. 2 सी। 2 इलेक्ट्रॉन यार, इतना देर भैया, ये एक ऑर्बिटल के लिए है, ऑर्बिटल का क्वेश्चन है तो 1, ये ऑर्बिटल के लिए और इलेक्ट्रॉन का क्वेश्चन है तो 2। क्यों? क्योंकि एक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 ही इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, पर यहाँ पर हमको मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन बोलना पड़ेगा। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, अकेला इलेक्ट्रॉन बोलेंगे तो वो उतना करेक्ट नहीं होगा। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैन बी एक्मोडेटेड बाय एन ऑर्बिटल 2, ये आंसर होगा। तो ऑर्बिटल का आंसर 1 और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का आंसर 2। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, आइए बार बार देखो, ये भी वही है, ये भी वही है, इसके ऊपर आपने अभी किया है एक क्वेश्चन सीओ का ही, देखिए ठीक है, वो भी 3 बार आ चुका है एक ही क्वेश्चन, पागल है। In hydrogen atom, the energy of first excited state is 3.4। ध्यान से सुनना, इन हाइड्रोजन एटम एनर्जी ऑफ द फर्स्ट एक्साइटेड, ये माइनस साइन इधर लगाए ना, इसको इधर लगाना चाहिए था। तो 3.4 काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेम ऑर्बिट। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछा है, उसी ऑर्बिट की काइनेटिक एनर्जी और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए दिया हुआ है, तो आपको वही भी लिखा था मैंने, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ जेड ई स्क्वायर बाई आर, और टोटल एनर्जी, ठीक है, टोटल एनर्जी इक्वल टू माइनस हाफ जेड ई स्क्वायर बाई आर। तो आप सोचो ये दोनों बराबर हैं, ये टोटल एनर्जी में साइन नेगेटिव है, काइनेटिक एनर्जी में साइन पॉजिटिव है। अगर ये 3.-3.4 है तो ये आ जाएगी +3.4, बस हो गया आंसर, -3.4। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी +3.4, क्योंकि सेम ऑर्बिट की बात कर रहा है वो, उसी की, और नेम दे रहा है एक्साइटेड स्टेट में। द क्वेश्चन इज गिवन इन टर्म्स ऑफ एक्साइटेड स्टेट, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो कौन सा एक्साइटेड स्टेट दिया है उसने। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट माने n का वैल्यू 2, तो उसी में सेम ऑर्बिट माने उसी n के वैल्यू 2 में वही होगी +3.4 काइनेटिक एनर्जी। समझ आ गया? समझ आ गया आपको? यस। Then the value of the Planck constant is this, the velocity of light is this, which value is closest to the wavelength in nanometer। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट बेटा ये सही कर लेना, 10 टू द पावर, अच्छा फ्रीक्वेंसी, ओ फ्रीक्वेंसी 8 × 10 टू द पावर c इक्वल टू न्यू लैम्डा, सीधा लगा दीजिए, c इक्वल टू न्यू लैम्डा। ये न्यू दिया है और ये आपका c दिया है, लैम्डा आपको निकालना है बस, ठीक है, कोई इसमें करने की जरूरत नहीं है। फिर ये देखिए, फिर वही दिया है, द ऑक्साइड फ्लोराइड सोडियम एल्यूमिनियम आइसोड द आयनिक रे। बेटा यार ये थोड़ा मतलब उस समय क्या है, प्रिंट हो गया होगा क्वेश्चन, वो एटॉमिक स्ट्रक्चर देख के, ये देख के, तो आप हटा दो, अपन आइसो इलेक्ट्रॉनिक का रेडियस जब पढ़ेंगे तब मैं पूरा समझा दूंगा आपको। चलिए, the frequency of radiation emitted when the electron falls from 4 to 1 in hydrogen atom, 4n2 का वैल्यू आपका ये n2 है, हमेशा n1 छोटा होता है, n2 बड़ा होता है, हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। और हाइड्रोजन एटम में बेटा तो z सीधा यहाँ पे z का वैल्यू 1, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो इस तरह से लिखते जाओ, ठीक। और आपको फ्रीक्वेंसी पूछी है, तो अब आपको फ्रीक्वेंसी का फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। बताइए फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है?
सबसे पहले मैं एनर्जी का आपसे पूछता हूँ, डिफरेंस ऑफ एनर्जी अगर क्वेश्चन होता तो क्या होता? 21.79 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अगर मान लीजिए डेली पूछते, ठीक है, इसका तो आप जानते हैं, अब भी क्वेश्चन में आपने देख लिया है, n1 का वैल्यू 1 दिया है और n2 का वैल्यू 4 दिया है, तो आप n1 1 रख दीजिए, n2 4 रख दीजिए और निकाल लीजिए क्वेश्चन, ये डेली आ जाएगी। अगर आपको न्यू बार पूछते हैं तो आप जानते हैं न्यू बार इक्वल टू होता है 1/λ, न्यू बार इक्वल टू होता है 1/λ और इसका वैल्यू होता है 10 की पावर 7, ठीक है, इंटू जेड स्क्वायर, ये रिडवर्क कांस्टेंट है 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो आप n1 n2 आपको दिए हैं 10 टू द पावर 7 मीटर इनवर्स रिडवर्क कांस्टेंट, ये मैंने मीटर इनवर्स में रिडवर्क कांस्टेंट ले लिया। और अगर आप फ्रीक्वेंसी लिखते हैं तो फ्रीक्वेंसी 3.3 इंटू 10 की पावर 15 इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये 3 फार्मूले हैं, इन पर बेस्ड कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर रहता है, आप इसका क्लिप ले लो, ठीक है। तो ये आपका n1 n2 के वैल्यू आप रख के डायरेक्ट एनर्जी कैलकुलेट करें, वेव नंबर कैलकुलेट करें और वेव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लें, ये तीनों चीजें आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, वेव नंबर कैलकुलेट हो जाए तो वेवलेंथ उसका रेसिप्रोकल करना है, ठीक है, कई बार वेवलेंथ दिया जाता है, कई बार वेव नंबर दिया जाता है। तो इस वाले क्वेश्चन में ये फार्मूला आप लगा तो डायरेक्ट बिल्कुल, ये तो सब में सेम है, ये वाला इतना एनर्जी में भी हो सब में ही सेम है। तो अगर एनर्जी हो तो ये वैल्यू है लैम्डा 1/λ हो, माने वेव नंबर हो तो 10 टू द पावर 7 हो, फ्रीक्वेंसी हो तो ये है। तो आप इसे इसका क्लिप ले लो और अपनी कॉपी में लिख लो। इस पे जो थोड़ा सा पढ़ाते हैं तो इस पे जो राइटिंग है उतनी अच्छी नहीं आती है। समझ आ गया आपको पूरा अच्छे से ये क्वेश्चन? तो बस इसको लगा दीजिएगा, इस वाले फार्मूले को। n का वैल्यू क्या रखना है? 1 स्क्वायर, यहाँ पे n का वैल्यू 4 का स्क्वायर, और आप इसे अब सॉल्व कर ही सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जेड का वैल्यू हाइड्रोजन है तो 1, हाइड्रोजन है तो 1। चलिए, द एनर्जी ऑफ सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन कितनी किलो जूल, हैंस द एनर्जी ऑफ फोर्थ। यार तो बहुत ही आसान है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। अगर आपको किलो जूल पर मोल में है तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आप तो। या क्या तरीका होता है, 2 बार लिख लो, एनर्जी इक्वल टू क्या होता है बताओ, एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये तो कैंसिल होना है 13.6 को, तो अपन क्यों लिखें इसको, ये हटा दो, जेड स्क्वायर अपॉन, एक इवन लेना, अपॉन E2 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। द एनर्जी ऑफ सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, उसी के लिए पूछा है, बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन है तो जेड भी कैंसिल हो गया, झंझट खत्म, जेड कैंसिल हो गया, ठीक है। ये n1 मान लो, इसको n2 मान लो, ये हो गया n2 स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर, ये सॉल्व हो गया। बस E1 रखना, ठीक है, और E2 निकाल लेना, कर लोगे ना आप इसको, ये रखना, यहाँ पे सेकंड बोर ऑर्बिट रखना, यहाँ पे फोर्थ बोर ऑर्बिट रखना, और ये निकालना, कैलकुलेट कर लेना। कर लेंगे कि नहीं? समझ आ गया बेटा कि नहीं आया, बताओ जल्दी। फार्मूला इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, बस 13.6 हो चाहे 21.79 हो, कुछ भी हो तो कैंसिल होने हैं, और जेड भी कैंसिल होना है, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर है, बस इसी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन है, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द, ये जो मास दिया है, प्लैंक कांस्टेंट दिया, अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी विद इन डिस्टेंस 0.1। आप कितना आसान है, ठीक है, बताइए। डेल्टा एक्स दिया है आपको, एम दिया
दिया है आपको, H दिया है आपको, अब क्या करना है, केवल ये फार्मूला लगाना है, ये फार्मूला लगाना है, डेल्टा X डेल्टा MV, M डेल्टा V कर दें, M डेल्टा V H/4 पाई, H/4 पाई का आज ही वैल्यू कैलकुलेट कर, बल्कि एक काम इलेक्ट्रॉन के लिए भी कैलकुलेट कर लें, मास आप इलेक्ट्रॉन को इधर ले जाओ, ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्स आप इधर चला जाएगा तो डेल वी आपका आ जाएगा, डेल वी निकालना है आपको, तो वेरी सिंपल, कर लेंगे ना आप इसको। यस सर। तो थोड़ा कैलकुलेशन, कुछ अपनी भी ड्यूटी होती है कि अपन HC के वैल्यू मल्टीप्लाई करके देख लें और खुद कॉन्फिडेंट हो जाए कि हाँ इतना है। चलिए नेक्स्ट है, बताओ ओरिएंटेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल एक्सप्लेन्ड बाय मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आया है, मतलब इस एग्जाम में नहीं केवल और एग्जाम में भी पूछा गया है, ये तो मैंने क्लास में ही करा दिया था यार। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम आर इक्वल, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी कितना आया था, ये आपका पहले ही था, 1/2m इंटू h/पाई का स्क्वायर रूट, क्लास में ही था, ये तो हो गया था। चलिए 0.66 किलोग्राम बॉल इज मूविंग स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड एसोसिएटेड, यार कुछ भी नहीं है, लैम्डा इक्वल टू h/mv लगाना है बस, ठीक है, छोड़ दो। टोटल नंबर आप मतलब करके देख लो, लगाना कुछ नहीं है, लैम्डा इक्वल टू h/mv लगाना है, मास दिया हुआ है, वेलोसिटी दी हुई है, h हम जानते ही है, लैम्डा निकाल लेना है, मीटर में ही आएगा सीधा, बस ये कुछ नहीं है। टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन द फोर्थ एनर्जी लेवल, बेटा वहां क्वेश्चन था सब लेवल में, जो आपने ये फार्मूला लगाया था 2l+1 ऑर्बिटल और मल्टीप्लाई किया था 2 से तो इलेक्ट्रॉन, लेकिन ऑर्बिट में जब हम बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल, तो मैं ऑर्बिटल लिख देता हूं यहाँ पर, देखिए ध्यान से, है ना, सारी बातें एक बार आपको क्वांटम नंबर में भी लिखना है। Orbit given and then first number of suborbit, suborbit मतलब सब सेल, वो n ही होंगे, ठीक है, suborbit n ही होते हैं, 1 में 1 होता है, 2 में 2 होता है, 2s 2p, 3 में 3 होता है, 3s 3p 3d, 4 में 4s 4p 4d 4f, तो ये पहली बात है, मैंने बहुत अच्छे से समझाई है क्लास में। दूसरी बात, नंबर ऑफ सब सेल, सब सेल हो गया, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स किसमें, एन में, एन स्क्वायर होते हैं, एन स्क्वायर, और तीसरा नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ये होते हैं 2n², इसी को हम बोलते हैं बोर-बरी रूल, बोर-बरी रूल ये कहलाता है 2n², इस रूल को 2n² रूल का नाम है बोर-बरी रूल। तो बताइए अगर सब ऑर्बिट पूछे जाए तो n, जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन दे दिया भाई फोर्थ ऑर्बिट में कितने सब ऑर्बिट, तो आप आंसर देंगे 4। मैंने क्वेश्चन दे दिया नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन 4 ऑर्बिट, तो सीधा नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन 4 ऑर्बिट, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, आप ये कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका 16 ऑर्बिटल आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन अपने आप 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 32 हो जाएंगे। तो इस तरह से आप इसको सीधा ही सॉल्व कर सकते हैं। अब बोलो समझ आ गया? ये बात की है, ये सारी बातें हैं गिवन एन में, एल में नहीं है, ये एल में आपको बतला चुका हूं मैं। चलिए द एटॉम टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन द फोर्थ, तो 16 आंसर हो गया। चलिए अगला है n इक्वल टू 6 द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो जिसकी एनर्जी कम होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन चले जाता। अब रूल, अब बोले डिसाइड कैसे हो, तो n+l रूल से, जिसकी एनर्जी कम होगी माने उसका n+l कम होगा। तो आप डिसाइड कर लो फटाफट
क्या है, n का वैल्यू 6 दिया है, तो यहाँ ये हो गया, आपको ऑर्बिटल लिखने हैं। ये देखिए 6s है, मैंने आपको एक 6s दिया है। फिर ये आपका np, ये np दिया है, मतलब 6p दिया है आपको, ये 6p दिया है, दूसरा आपको दिया है 6p। n माइनस 1d, n का वैल्यू 6, 6 माइनस 1 मतलब ये आपका है आपका 5d, एक दिया है 5d। और n माइनस 2, ये n का वैल्यू है 6 माइनस 2, और ये आपका हो गया f, तो ये आपका हो गया 4f। समझ गए। और अब आप जानते हैं n प्लस l लिखना, ये सामने n तो 6 है, इसका इसका भी 6 है, इसका भी 6 है, इसका 5 है, और इसका 4 है। और l, s के लिए l का वैल्यू होता है 0, p के लिए 1, d के लिए 2, और f के लिए होता है 3। अब आपका n प्लस l आपको दिखने लगा, ये 6 है, ये 7 है, ये 5 प्लस 2 7 है, ये 4 प्लस 3 7 है। अब बताओ सबसे कम एनर्जी किसकी है, 6s की। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 6s में, 6s तो सभी में दिया है पहले ही, तो सभी में पहले दिया है, तो ये कैंसिल हो गया, इसका कोई मतलब नहीं है। फिर देखो, फिर किस में जाएगा इलेक्ट्रॉन, अब बताओ जब ये सेम हो जाए, n प्लस l सेम हो जाए, तो फिर किससे देखते हैं, n से। अब बताओ n सबसे कम किसका है बच्चों, 4f का, 4f 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 की एनर्जी सबसे कम होगी, ये 4f हो गया, n प्लस 2 माइनस f, ये 4f हो गया। तो सबसे पहले जाएगा इलेक्ट्रॉन ns में, उसके बाद जाएगा 4f में, ये 4f। अब 4f के 2 हैं आपके सामने। अब फिर इसके बाद एनर्जी किसकी आ रही है बताओ, 5d B हाँ option। ये 5d हो रहा है, 5d हो रहा है। तो ये हो गया 5d आपका, और सबसे ये np6p ये सबसे ज्यादा है इसमें, तो आपका आंसर भी हो जाएगा। तो n प्लस l से आपको इसे सॉल्व करना है। तो कभी कभी ऑर्बिटल दिए जा सकते हैं, कभी n दिए जा सकते हैं, l दिए जा सकते हैं, ठीक है। आपको n प्लस l फॉलो करना है। यदि n प्लस l इंक्रीज हो रहा है तो एनर्जी इंक्रीज हो रही है, n प्लस l इक्वल है तो n देखिए, n जिसका n सबसे कम उसकी एनर्जी सबसे कम, सबसे कम इसकी एनर्जी, उससे ज्यादा इसकी एनर्जी, उससे ज्यादा इसकी एनर्जी। तो सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा। n प्लस l रूल को बच्चों बहुत अच्छे से आज ही पढ़ लीजिए। 4 क्वांटम नंबर है, और 4 क्वांटम नंबर हंट पाउली आपबाऊ मिला के पूरी 4 क्लास होंगी मैक्सिमम, या 5, पूरी देख डालिए तमीज के साथ, बहुत अच्छे से देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, द एनर्जीज E1 and E2 of two radiation 25 and 50, the relation तो यार एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, लैम्डा। आप दो रख दो, E1 by E2 इक्वल टू लैम्डा 2 by लैम्डा 1। एक की एनर्जी 25 है, दूसरे की 50 है, माने लैम्डा 2 by लैम्डा 1 इज 1/2, लैम्डा 2 by लैम्डा 1, लैम्डा 2 by लैम्डा 1 इक्वल टू हाफ। बताओ क्या बन गया, आंसर B। लैम्डा 1 इक्वल टू 2 ऑफ लैम्डा 2, ठीक है, ये हो गया। देन सॉल्व करिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबसेल विथ L का वैल्यू 3 और N का वैल्यू 4। बोलो, ये L है बेटा, ऐसा वो इंग्लिश में जब लिखते हैं तो वो वैसा ही बनता है, ऐसा नहीं बनता है। तो L का वैल्यू 3 मतलब क्या हुआ, ऑर्बिटल याद करो, 4f हो गया ये, इससे कोई मतलब ही नहीं होता है। f में कितने ऑर्बिटल होंगे, 7 ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है। और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बताओ, 14 आंसर 14 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 14, ऑर्बिटल पूछा जाता तो 7, इलेक्ट्रॉन पूछे जाते तो 14 मैक्सिमम। ये देखो वो लिखते ही हैं, कभी भी गलती नहीं करते, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये मैक्सिमम हटा दोगे तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए, द करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द रुबिडियम 37, रुबिडियम 37 है। बताओ
तो क्या आता है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, 1 2 3 4 5, ये 5s1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। 5s1 सबका s1 होता है ना, तो 5s1। A. बोलो n का वैल्यू A. 5 हो गया, A. l का वैल्यू 0, ये हो गया, ये हो गया, बस ये आंसर हो गया ए। ठीक। अच्छा बताओ, मैं इसकी जगह -12 भी देता तो क्या आंसर सही होता या नहीं होता, ये बताओ। Yes, sir. सही Yes, होता है। sir. तो -1 में भी सही होता और +1 में भी सही है, तो ये बात ध्यान रखना अच्छे से। चलिए अब बताइए, द ऑर्बिटल, ये आप सॉल्व करके बताओ आप क्या लगाते हैं इसमें। द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ p इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बच्चों क्या फार्मूला लगता है, याद है एंगुलर मोमेंटम का? mvr MVR. इक्वल टू √L + 1 into h/2 2 pi। pi. h/2 pi। और L का वैल्यू कितना होता है p के लिए? L का वैल्यू p के लिए कितना होता है, ये p दिया है ना आपको, p इलेक्ट्रॉन, तो p ऑर्बिटल के लिए L का वैल्यू हो गया 1। अब L का वैल्यू आप रख दीजिए 1, तो ये कितना हो गया, बोलो, √2 into h/2 pi। D. D. हाँ Yes, sir. p इलेक्ट्रॉन ही पूछा है ना, तो p के लिए L का वैल्यू बन जाएगा, आपको दिक्कत तो नहीं? कौन सा आंसर आया? D. डी। ठीक है, ये डी आंसर। किसी को दिक्कत तो नहीं इसमें? दिक्कत लग रही है? चलो देखो, आप L का वैल्यू रख दो यहाँ पे 1 1, तो क्या आएगा, ये आ गया आपका √2 into h/2 pi। इसको 2 को आप बार बार ऐसा लिख सकते हो कि नहीं, 2 √2, ये 2 से एक 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका h/√2 pi, ये आ जाएगा। ठीक है, और कभी कभी तो ये ऐसा भी दे सकते हैं, √2 h कट, क्योंकि आप जानते हैं ना h/2 pi को h कट बोलते हैं, h डिराफ, भूले तो नहीं है? तो ये भी इसी तरह से, कभी इस तरह से भी आ सकता है आपको। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में सबको? क्वेश्चन समझ आ गया सबको ये? Yes, sir. अच्छा, अगर मान लो ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम p इलेक्ट्रॉन की बजाय अगर ये, वो तो बनी नहीं पाएगा, चलिए ठीक है, s इलेक्ट्रॉन के लिए पूछते हैं तो s के लिए L का वैल्यू 0 हो जाता, d के लिए हो जाता 2। तो आपको ये जरूर आता ही है हमेशा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। चलिए आज की क्लास यहीं पे अपन फिनिश करते हैं, बचे हुए भी आप कर लेना, मैं अगली क्लास में फटाफट बोल दूंगा। तो अब टाइम हो गया अपना। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। सबको अच्छा समझ आ गया आज का? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? आप, लेकिन मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि आपके पास यूट्यूब पे इतना बढ़िया मटेरियल मैंने डाला है, इतना बढ़िया सिक्वेंटियल डाला है, बिल्कुल उसको बिल्कुल मत छोड़ना, बिल्कुल मत छोड़ना उसको। ठीक है, कंप्लीट उसको कर लो, जिसने जहां पे छूटा हुआ है, जिसको लगता है, ठीक है, एक क्वेश्चन देख के हमको मतलब उतना सही हमारा नहीं हो पा रहा है, तो आप कर डालो, अभी टाइम है अपने पास। एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत जबरदस्त कर डालो, एक चैप्टर मानो, एक चैप्टर बहुत जबरदस्त हो जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाता है। अरे एक क्वेश्चन करेक्ट हो जाता है तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाता है। तो बहुत समझदारी के साथ काम करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।